जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th फिजिक्स ऑब्जेक्टिव में आपका स्वागत है। दोस्तों आज सेट 3 में आपको 2015 एनुअल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम संग्रह किए हैं। आप लोग उसका प्रैक्टिस कर लें, देखें कि आपको कितना सही मार्क्स आता है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आया। दोस्तों क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और ये 2015 का टोटल ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन किया गया है। आप लोग को बहुत ही इजी लगेगा और आपको आइडिया चल जाएगा दोस्तों कि किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव फाइनल एग्जाम में आता है। आप लोग उसी प्रकार से तैयारी करें, ठीक है दोस्तों। और दूसरा बात अगर आप लोग इस चैनल पर नए आते हैं तो नीचे में सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, उसे दबा दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं आपको पहले मिल सके और आप देखें, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनका परिमाण +3.2 गुना 10 का पावर -19 कूलाम एवं -3.2 गुना 10 का पावर -19 कूलाम है और उनके बीच की दूरी 2.4 गुना 10 का पावर -10 मीटर है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। इससे पहले भी आप इसको बना चुके हैं, एक बार ध्यान से देखें और इसका सही आंसर आप बताएं कि पहला ऑप्शन है 7.68 गुना 10 के पावर -29 कूलाम मीटर, दूसरा है 7.86 गुना 10 के पावर -29 कूलाम मीटर। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा तो आप इसे सॉल्व कर लें। दोस्तों आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर फॉर्मूला था Q गुना 2L और Q में कोई आवेश ले लीजिए यानी 3.2 गुना 10 का पावर -19 लेते हैं और 2L हुआ उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी कितना है तो 2.4 गुना 10 का पावर -10, ठीक है दोस्तों। अब 2.4 को 3.2 से गुना कीजिए तो 24 दूना 48 का 8 हासिल आया 4 और 24 तिया 72 4 76 यानी आपको आएगा 7.68 गुना 10 का पावर -19 में -10 जोड़िए -29 कूलाम मीटर, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो गया 7.68 गुना 10 के पावर -29 कूलाम मीटर। अगर आप ये सही किए हैं तो 100% आपको 1 मार्क्स मिल गया, ठीक है। आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको कितना मार्क्स आता है टेस्ट में। इससे होता क्या है, हमको ये होता है कि आप लोग कितने सही बना पाते हैं, एक आइडिया चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार हमने पूछा है और इतना बार पूछे कि आपको याद भी हो गया होगा। 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, बड़े बूंद की धारिता क्या होगा। ऑब्जेक्टिव का ऐसा तैयारी कर लीजिए विदाउट ऑप्शन का आंसर याद हो जाए, तब हुआ तैयारी करना। तो 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता कितना है 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, बड़े बूंद की धारिता क्या होगा। दोस्तों बड़े बूंद की धारिता निकालने का फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या होता है बड़े बूंद की धारिता बराबर होता है दोस्तों n का पावर 1/3 गुना छोटे बूंद की धारिता। जो छोटे बूंद की धारिता होता है दोस्तों, छोटे बूंद की धारिता, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए n मतलब वह बूंद की संख्या कितना है तो 64, उसका पावर 1/3 गुना छोटे बूंद की धारिता आपको कितना है तो छोटे बूंद की धारिता है 5 माइक्रोफैराड, ठीक है दोस्तों। अब 64 का 1/3 यानी 64 का घनमूल क्या हो गया 4 और 4 गुना 5 क्या हो गया दोस्तों तो 4 5 20 माइक्रोफैराड हो गया दोस्तों। तो बड़े बूंद की धारिता कितना हो गया 20 माइक्रोफैराड। ये फॉर्मूला हो गया बड़े बूंद की धारिता बराबर n का पावर 1/3 गुना छोटे बूंद की धारिता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और इसका सही आंसर 20 माइक्रोफैराड है, 100% करेक्ट, ठीक है। आप लोग को तो याद था, फिर भी हम पूछ दिए 2015 एनुअल में पूछा है। आप लोग देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछता है। देखिए हम कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुके हैं। किलोवाट घंटा मात्रक होता है दोस्तों, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, इस बार गलती नहीं कीजिए। किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का दोस्तों। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है ऊर्जा का। अगर आप ऊर्जा कहे हैं तो 100% सही है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर, यह भी क्वेश्चन हम पूछे हैं, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है। दोस्तों विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग वो शून्य होता है, ठीक है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है।
और ये आवेश संरक्षण नियम का पालन भी करता है। दिमाग रखना है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। आप लोग को 100% याद होगा, ये हमको पूर्ण विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट का बीमा होता है। दोस्तों चुंबकशीलता का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। और न्यूटन होता है बल का मात्रक, तो बल का बीमा लिखिए ऊपर mL/10⁻⁻²। और एम्पियर यानी धारा का होता है, और धारा के लिए हम लोग I या A यूज करते हैं बीमा में, तो हम I ही लिख देते हैं क्योंकि आपको यहां पर ऑप्शन में I दिया हुआ है, तो ये I² लिख दिए धारा के लिए। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे? mL/10⁻⁻² और I⁻², यानी चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र होता है mL/10⁻⁻², I⁻²। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार हम पूछे हैं। LR परिपथ का प्रतिबाधा होता है। दोस्तों LR परिपथ का प्रतिबाधा ये होता है √R² प्लस ω²L²। आप लोग को पता है, याद भी कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन 2015 में पूछा है, बहुत इजी भी है और इसे आप कंठाग्र कर लीजिएगा, जी पर याद रखना है साहब सरस्वती को। ठीक है, 7 नंबर आइए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा जो होता है, विद्युत पहले चुंबक बाद में, तो विद्युत मतलब वेक्टर ई, चुंबक मतलब वेक्टर बी, यानी वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समान। तो याद रखना है विद्युत चुंबक, तो विद्युत पहले चुंबक बाद में। ठीक है, ये वाला दिमाग में रखिएगा, विद्युत पहले चुंबक बाद में, यानी वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर। 7 का ए हो गया। 8 नंबर आते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है। दोस्तों ये भी हम एग्जाम में पूछे हैं, ऐसे भी टेस्ट में पूछते रहते हैं। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान जो होता है वो 0 और 1 के बीच होता है। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? दोस्तों जब प्रकाश किरण ग्लास स्लैब तो सघन हो गया, सघन में प्रकाश जब भी प्रवेश करेगा तो उसका तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और विरल में जब भी जाएगा तो उसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगा तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं दोस्तों, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक होता है। दोस्तों नॉर गेट का बूलियन व्यंजक आपके पास यहां ऑप्शन दे दिए, y/a+b पर बार, ये बार बोला जाता है दोस्तों, और y/a.b पर बार। तो दोस्तों और मतलब जोड़ होता है और आगे में n लगा है तो वो बार यूज कर लीजिएगा। नॉर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा? y/a+b पर बार। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, 10 का ए। 11 नंबर आइए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आप लोग तो फूले न समाते होंगे इतने इजी क्वेश्चन देख करके, मतलब ये होता अगर 2015 में हम लोग क्यों नहीं एग्जाम दिए? नहीं, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? दोस्तों एक आवेशित चालक के सतह पर पूछ रहे हैं ना, तो सतह पर जो होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता सतह के लंबवत होता है, सतह के अंदर जो होता है वो शून्य होता है। बहुत बच्चा इसमें हड़बड़ी में गलती कर देता है। तो सतह पर अगर पूछ रहे हैं तो सतह के लंबवत होगा, और सतह के अंदर पूछेंगे तो शून्य होगा। ठीक है, 11 नंबर हो गया। 12 नंबर आते हैं दोस्तों, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है, मुक्त आकाश जिसे हम लोग एप्सिलॉन नोट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुक्त आकाश का परावैद्युतांक कितना होता है? आप लोग को याद होगा एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है? तो 8.85 गुना 10 का पावर -12 फैराड प्रति मीटर। ठीक है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन बी हुआ। 13 नंबर आते हैं दोस्तों, विद्युत परिपथ शक्ति होती है। देखिए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा था। विद्युत परिपथ शक्ति क्या होती है दोस्तों? आप लोग को सबको याद होगा कि v²/r होता है। कई बार हम पूछ चुके हैं, आप लोग को सिर्फ मथा में रखना। आप हमारे वीडियो को लगातार देखें, आपको एक भी समस्या ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा, आप आसानी से सब ऑब्जेक्टिव बना करिएगा। ठीक है, विद्युत परिपथ शक्ति क्या होती है? v²/r। 14 नंबर आइए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? आप लोग को सब सही अभी तक हुआ होगा हमको लगता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो है वो आपको ऊर्जा मापा जाता है। दोस्तों हड़बड़ी में विभव ने कह दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा मापा जाता है। 15 नंबर आते हैं दोस्तों, लेंज का नियम संबद्ध है। दोस्तों लेंज का नियम किससे संबंधित है? आप लोगों को सभी को पता होगा, लेंज का नियम ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है,
16 नंबर आते हैं दोस्तों, बिना टाइम गवाए। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है दोस्तों। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, आप लोग बताइए अभी जस्ट। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, हम बताए हैं आप लोग को, बताओ बोलिए। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक और उल्टा होता है दोस्तों। वास्तविक और उल्टा नहीं फंस जाइएगा, काल्पनिक और उल्टा होता है, दिमाग में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, दिमाग में रखना है दोस्तों, ठीक है। 35 में 35 सही करना है चाहे जैसे हो। 17 नंबर आइए दोस्तों। यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं तो संयोग की फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों संयोग की फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला हो गया 1/f बराबर, दो ठो लेंस रखे हैं और दोनों की फोकस दूरी स्मॉल f है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। संयोग की फोकस दूरी होता है फॉर्मूला 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो f1 भी f है और f2 भी f है। अब दोनों को सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, f और f का लघु उत्तर f हो गया 1 जोड़ 1 यानी 1/f बराबर हो रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2/f और इसको पलट दीजिएगा तो इधर भी पलटेगा यानी कैपिटल F बराबर हो जाएगा f/2, ठीक है। अगर दो लेंस को हम संयोग में यानी संपर्क में करके रखते हैं उसके संयोजन फोकस दूरी हो जाएगा f/2 यानी इसका सही आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, ए नंबर। 17 का ए नंबर हो जाएगा f/2, ठीक है दोस्तों। 18 नंबर आइए। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है दोस्तों। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति कौन पुष्टि करता है, तो ध्रुवन करता है, ठीक है दोस्तों, दिमाग में रखिएगा ध्रुवन। 19 नंबर आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण। फिल्म समझते हैं दोस्तों आप लोग, साबुन या फेन का बुलबुला यानी सर्फ का बुलबुला जो करते हैं, वो जो फूकना फूकना जैसे होता है उसी को हम लोग फिल्म कहते हैं, वो चमकता है, ठीक है। तो एक पतले फिल्म के रंग का कारण, वो चमकता है, कई रंगीन प्रकार का चमकता है, तो वो एक पतले फिल्म के रंग का क्या कारण है दोस्तों, ये जो है प्रकाश का व्यतिकरण है, दिमाग रखना है, प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। और यही बात इंद्रधनुष बनने का पूछता तो वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिमाग में रखिएगा जरूर। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाय हो, यानी फाय इसको बोलते हैं, फाय कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। इतना बार ये सब पूछा है दोस्तों, क्या कहें हम। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाय कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है tan फाय cos फाय, दोस्तों सॉलिड कॉस फाइ दिमाग में रखना है, कॉस फाइ, ठीक है। 21 नंबर, स्वप्रेरक का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग को हम पहले क्वेश्चन बैंक का करवा देंगे मॉडल और उसके बाद लघुत्री दीर्घुत्री भी करवा देंगे, आपको A to Z करवा देंगे। आप लोग ध्यान से देखें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगता है, ठीक है। स्वप्रेरक का मात्रक क्या होता है दोस्तों। स्वप्रेरक आपके पास वेबर दिया है और हेनरी दिया है, तो वेबर तो नहीं होगा क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, और हेनरी होगा इसका सही आंसर। स्वप्रेरक का सही मात्रक क्या होता है, हेनरी। अन्योन प्रेरण भी कहेगा तो उसका भी मात्रक हेनरी ही होता है, अन्योन प्रेरण रहे या स्वप्रेरक रहे, ठीक है दोस्तों। ये हम इसका दिए हैं वीडियो, आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसमें देखिए कितना मार्क्स आप लाए। डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है दोस्तों। डायनमो का कार्य सिद्धांत जो है, देखिए चुंबकीय प्रेरण पर होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। दोस्तों डायनमो का कार्य सिद्धांत जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फेराडे इसी ने खोज किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं। निकेल है दोस्तों, निकेल कैसा पदार्थ है, तो निकेल लोह चुंबकीय पदार्थ है। अगर यही बात करता है तांबा कैसा पदार्थ है, तांबा जो है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, दिमाग में रखिएगा। निकेल कैसा पदार्थ है, लोहा कैसा है, लोहा निकेल कोबाल्ट वो क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है दोस्तों। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी है, तो विद्युत धारा का आवृत्ति क्या होगा। देखिए इसमें ओल झोल करने की जरूरत नहीं, आपको ट्रिक बताते हैं, तुरंत बना दीजिएगा। आवृत्ति निकालना दोस्तों, साइन और थीटा के जगह पर जो रहेगा गुणांक उसमें 2 पाई टी से भागा देना है, दिमाग में रहेगा। साइन और थीटा की जगह पर जो रहेगा उसको 2 पाई टी से भागा देना, यानी आवृत्ति निकालने फॉर्मूला देखिए थीटा जब क्या है 100 पाई टी, अब बटे में हम भागा देंगे 2 पाई टी से, देखिए कट जाएगा, क्या आएगा 50, और आवृत्ति की मात्रा होता है हर्ट्ज, तो ये 50 हर्ट्ज इसका सही आंसर होगा, यानी इसका सही आंसर बी होगा। समझ में आया बात नहीं, ट्रिक से देखिए साइन थीटा का स्थान पर जो रहेगा उसके गुणांक में आप 2 पाई टी से भागा दे दीजिएगा, 2 पाई टी से भागा दीजिए, कट के जो आएगा वो सही आंसर होगा। तो विद्युत धारा का आवृत्ति निकालने की सही ट्रिक समझ में आ गया बात। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। 25 नंबर, बूस्टर का नियम है, कई बार एग्जाम में पूछता है, ये ऑप्टिक्स के लिए भी, ऑप्टिक्स चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। बूस्टर का नियम है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, बोलिए दोस्तों क्या होगा। इसका सही आंसर म्यू बराबर 10 IP होगा, ठीक है दोस्तों। IP फॉर पोलराइजेशन एंगल होता है, आपतन
कोण का पोलराइजेशन एंगल होता है, ध्रुवन कोण जिसे कहते हैं। ठीक है, 26 नंबर आइए, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध। दोस्तों ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो घटता है, और धातु अगर रहता तो वो बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ताप बढ़ने से अर्धचालक प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, और धातु का क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा आपका कितना सही हुआ दोस्तों। ठीक है, 27 नंबर आइए, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान, दोस्तों देखिए शिखर मान हम बोलते हैं आई नोट को, और वर्ग माध्य मूल मान बोलते हैं IRMS को। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। अब आई नोट में IRMS से भागा देंगे तो आई नोट हुआ ही, और IRMS का सूत्र होता है आई नोट बटे √2। ठीक है, जब 2 नंबरिया हम इंपोर्टेंट पढ़ाने लगेंगे आपको ये प्रूफ कर देंगे। ठीक है, इसको पलट के इसको काटिए, आई नोट कट गया, ये √2 ऊपर चल गया, √2 अनुपात 1 हुआ, दैट इज ये √2 हो गया। ठीक है, √2 अनुपात 1 मतलब √2, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, √2। यही बात कहता प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान पहले देता, शिखर मान बाद में देता, तब होता 1 अनुपात √2। कभी कभी पूछ देता उल्टा करके। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि शिखर मान को हम डिनोट करते हैं आई नोट से, और वर्ग माध्य मूल मान को IRMS से, और IRMS का सूत्र होता है आई नोट बटे √2। तो आई नोट में आई नोट बटे √2 से भागा देंगे, आई नोट कट जाएगा, √2 पलट जाएगा, √2 अनुपात 1 डेट इज √2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग दोस्तों लास्ट यानी 28 आते हैं। पहले आप लोग को एग्जाम में 28 पूछता था, और अभी भी 28 पूछता है। आप लोग को ध्यान से देखना है, सॉल्व करना है। अब तो 50% ऑब्जेक्टिव का कहानी कर दिया तो टेंशन नहीं है, पहले के जमाना में ऐसा होता था। आप लोग को ध्यान से देखना है, सॉल्व करना है, A to Z कहानी आपको सॉल्व करना है। पहले जो था कई प्रकार का पैटर्न चेंज होते रहा। अब जो है आपको 35 ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसमें आपको सॉल्यूशन कर देना है। तो कई बहुत ही ईजी कर दिया। अब तो बहुत ही आराम से आपको सॉल्यूशन करना है, जो ईजी लगेगा वही बनाना है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपको है 30 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज, और दूसरा ऑप्शन है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, आपको कितना सही हुआ कॉमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही कर रखते हैं। अगला कल आपको फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन देंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए, और अच्छा से अच्छा मार्क्स आप लोग को आएगा, ये हमारा वादा है दोस्तों। आप प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। आप जो भी वीडियो देख लेते हैं, अगर लिख पाते हैं उस क्वेश्चन को तो ठीक है, नहीं तो उस वीडियो को रिपीट करके आप देखते रहें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।